नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश घारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या विषम चक्रीय यौगिक में थायोफीन के मेथड ऑफ फॉर्मेशन, थायोफीन के बनाने की विधियाँ। तो सबसे पहले थायोफीन को कोल तार से प्राप्त किया जाता है। कोल तार के हल्के तेज प्रभाज में बेंजीन तथा थायोफीन पाए जाते हैं, जिसे आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेंजीन का क्वथनांक 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा थायोफीन का क्वथनांक 84 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इन्हें पृथक करने हेतु रासायनिक विधियाँ प्रयुक्त की जाती है। बेंजीन तथा थायोफीन के मिश्रण को ठंडे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर केवल थायोफीन का सल्फोनीकरण होता है। जल में घोलने पर दो परतें प्राप्त होती है। जलीय परत में सल्फोनीकृत थायोफीन रहता है, जिसे पृथक्कारी कीप की सहायता से पृथक कर लिया जाता है। मर्क्यूरीकरण द्वारा भी पृथक्करण किया जा सकता है। मर्क्यूरिक एसीटेट की उपस्थिति में केवल थायोफीन का मर्क्यूरीकरण होता है, जबकि बेंजीन का मर्क्यूरीकरण नहीं होता। मर्क्यूरीकृत थायोफीन को पृथक कर इसका HCl की उपस्थिति में आसवन किया जाता है। कोल तार का जब प्रभाजी आसवन करते हैं तो लाइट ऑयल फ्रैक्शन आपको प्राप्त होता है, जिसमें हल्का तेल प्रभाज जिसमें बेंजीन तथा थायोफीन दोनों पर उपस्थित होते हैं। फिर बेंजीन और थायोफीन को यदि पृथक करना है तो दो विधियां है, मर्क्यूरीकरण और दूसरा है सल्फोनीकरण। मर्क्यूरीकरण के लिए क्या किया जाता है? मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में हल्के तेल प्रभाज का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे बेंजीन का मर्क्यूरीकरण नहीं होता और सिर्फ थायोफीन का मर्क्यूरीकरण होता है। मर्क्यूरीकृत जो थायोफीन है वह जल में घुलनशील होने के कारण जलीय परत में चला जाता है, जिसको आप पृथक्कारी कीप की सहायता से अलग कर लीजिए और HCl की उपस्थिति में जब उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, जलवकरण किया जाता है, आसवन किया जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर थायोफीन जो है वो पृथक हो जाती है। इस तरह से हल्के तेल प्रभाज से बेंजीन तथा थायोफीन को पृथक किया जा सकता है। दूसरा मेथड जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसमें सल्फोनीकरण विधि को दर्शाया गया है। सल्फोनीकरण विधि के अंदर क्या करेंगे? हल्के तेल प्रभाज को ठंडे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में ट्रीट किया जाता है, जिससे सल्फोनिनेशन होता है। सल्फोनेशन किसका होगा? केवल और केवल सल्फोनीकरण थायोफीन का होगा, बेंजीन का सल्फोनीकरण नहीं होगा। सल्फोनीकृत थायोफीन जल में घुलनशील होने के कारण जलीय परत का निर्माण करती है, यानी कि उसको जब जल मिलाते हैं तो वो जलीय परत में चला जाएगा। बेंजीन जल में अघुलनशील है, इस कारण से वो जलीय परत में नहीं जाएगा। इस तरह से दो लेयर जो प्राप्त होगी उसको पृथक्कारी कीप की सहायता से सेपरेटिंग फनल के थ्रू आप सेपरेट कर लेंगे। जलीय परत के रूप में आपको थायोफीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, जबकि अजलीय परत में बेंजीन जो है वो उपस्थित होता है। तो इस तरह से आप थायोफीन को कोल तार से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल ब्यूटेन से भी थायोफीन प्राप्त की जा सकती है। नॉर्मल ब्यूटेन को सल्फर के साथ में सिंपली 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर गर्म करने से थायोफीन प्राप्त हो जाती है। वेरी सिंपल मेथड इट इज़। ब्यूटाडाइन से, ब्यूटाडाइन को सल्फर के साथ गर्म करने पर थायोफीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से स्टिल्बीन को सल्फर के साथ गर्म करने से टेट्राफेनिल थायोफीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। रिएक्शन को यहाँ पे दर्शाया गया है। एसिटिलीन से, एसिटिलीन वाष्प तथा H2S गैस को एल्यूमिना पर प्रवाहित करने से थायोफीन बनता है। फ्लोराइक अम्ल से, फ्लोराइक अम्ल का आसवन बेरियम सल्फाइड के साथ करने से थायोफीन प्राप्त होती है। सोडियम सक्सिनेट से, सोडियम सक्सिनेट को फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ गर्म करने से थायोफीन बनती है। तो ये मेथड दे रखा है। यहाँ पे आपको सोडियम सक्सिनेट दिखाई दे रहा है। इसको जब फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ में गर्म करते हैं तो साइक्लिक वलय के रूप में थायोफीन आपको प्राप्त होता है। पॉल-नॉर संश्लेषण या पॉल-नॉर सिंथेसिस, डाइकीटो यौगिकों को फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड, डाइकीटो यौगिकों को फॉस्फोरस पेंटा
सल्फाइड के साथ में गर्म करने पर डाईमिथाइल प्रतिस्थापित थायोफीन का निर्माण होता है। रिएक्शन यहाँ पे दर्शाई गई है। सबसे पहले डाइकीटो कंपाउंड्स में चलाव्यता होती है, टोटोमरिज्म के थ्रू इनॉलिक फॉर्म प्राप्त होती है, जिसको फर्दर जब आप फॉस्फोरस पेंटा सल्फाइड के साथ में गर्म करते हैं तो वहाँ पे निर्जलीकरण की प्रक्रिया के साथ ही साथ सल्फोनेशन होता है और थायोफीन जो है डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड थायोफीन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाती है। हिंसबर्ग अभिक्रिया, सक्रिय मैथिलीन कंपाउंड मैथिलीन समूहयुक्त थायो ईथर सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में अल्फा डाइकीटो यौगिकों के साथ गर्म करने से प्रतिस्थापित थायोफीन प्राप्त होती है। तो यहाँ पे डाइकीटो यौगिक यहाँ पे दर्शाए गए हैं और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप युक्त थायो ईथर जो है वो यहाँ पे लिया गया है। इसमें जब यहाँ पे रिएक्शन को दर्शाया गया है कि जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है वो हाइड्रोजन कार्बन जो है वो अटैक करता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हाइड्रोजन उसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है। सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करवाई जाती है तो फिर दूसरी तरफ भी सेम टाइप ऑफ रिएक्शन दूसरा जो एक्टिव मिथाइलिन कार्बन है वो फिर कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर अटैक कर रहा है और यहाँ पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप युक्त इंटरमीडिएट जो है वो आपको प्राप्त होता है, जिसमें से वाटर के मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन के साथ में आपको सब्स्टिट्यूटेड थायोफीन जो है वो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं पायरॉल। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं पायरॉल के भौतिक गुणधर्म, यानी कि पायरॉल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में या पायरॉल की गुणधर्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पायरॉल के भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं। शुद्ध पायरॉल एक रंगहीन द्रव है, कलरलेस लिक्विड इट इज, जिसका क्वथनांक 131 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज 131 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्च 1.8 dBi के बराबर होता है। डाइपोल मोमेंट इज हाई, दैट इज इक्वल टू 1.8 dBi। यह ध्रुवीय गुण दर्शाता है। जल में लगभग अविलय रहता है, इट इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर। रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं पायरॉल की क्षारीय प्रवृत्ति। आप जानते हैं कि पायरॉल में नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है और ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाई सेक्सटेट का निर्माण करता है, अनुनाद में भाग लेता है तथा पाई षष्ठक का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने की सुगमता या प्रवृत्ति कम हो जाएगी, क्योंकि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म डीलोकलाइज्ड हो रहा है, पाई षष्ठक के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इस कारण से नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता कम हो जाती है और इस कारण से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने की जो ईज़ है, जो सुगमता है, वो भी यहाँ पर प्रवृत्ति कम देखने को मिलती है। अतः अमोनिया की तुलना में पायरॉल एक दुर्बल क्षार है। इसकी Kb का मान 2.5 × 10⁻⁴ तथा pKb का मान 13.6 के बराबर होता है। ये मान पायरॉल के दुर्बल क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। इट इज़ वीक बेसिक इन नेचर। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन participate in resonance, therefore it is not available for donation or ease of donation is lower, therefore pyrrole is very weak basic compound as compared to ammonia। अम्लीय माध्यम में नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान प्रोटॉन को किया जाता है। इन एसिडिक मीडियम प्रोटॉन इज डोनेटेड, हाइड्रोजन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड टू प्रोटॉन। प्रोटोनिक गण द्वारा कैटायन में एरोमेटिकता समाप्त हो जाती है। जो कैटायन प्राप्त होता है दैट इज नॉट एरोमेटिक इन नेचर और इट इज़ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, अतः इसका स्थायित्व कम होता है। ये एसिडिक मीडियम में जो कैटायन प्राप्त होता है उसकी स्टेबिलिटी कम पाई जाती है। प्रोटॉन पायरॉल की द्वितीय अथवा पंचम स्थितियों पर भी आक्रमण करता है, जिसके फलस्वरूप
प्राप्त कैटायन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है, परंतु इस कैटायन में भी एरोमेटिकता नहीं पाई जाती। इसका स्थायी नाइट्रोजन पर प्रोटोनीकरण से प्राप्त कैटायन की तुलना में अधिक होता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रोटॉन ना केवल नाइट्रोजन के ऊपर से जुड़ सकता है, एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन ना केवल नाइट्रोजन पर अटैक करता है बल्कि वो अटैक जो है वो सेकंड तथा फिफ्थ पोजीशन के ऊपर भी अटैक हो सकता है। इस कारण से जो कैटायन प्राप्त होता है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है, परंतु इसमें भी एरोमेटिसिटी नहीं पाई जाती। इस कारण से हम देखते हैं कि यहाँ पे दो तरह की एसिडिक मीडियम में दो तरह के कैटायन प्राप्त हो सकते हैं। कार्बन पे प्रोटॉन के अटैक से प्राप्त जो कैटायन होता है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन यदि नाइट्रोजन पर प्रोटॉन जो अटैच हो रहा है उसके द्वारा जो कैटायन प्राप्त हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी कम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एसिडिक मीडियम के अंदर आपको कैटायन प्राप्त होता है। प्रबल अम्लीय माध्यम में पायरोल का बहुलीकरण हो जाता है। तो आगे अपन देखेंगे कि ये जो लाइन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एसिडिक मीडियम यदि हाईली एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन के अंदर पायरोल जो है उसके अंदर बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन हो जाता है, पॉलीमर चेन का फॉर्मेशन होता है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को यहाँ पे दर्शाया गया है। जो एसिडिक मीडियम में कैटायन प्राप्त हो रहा है फिर वो अटैक करता है एज इलेक्ट्रोफाइल। किसके ऊपर अटैक करता है? सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ पायरोल। इससे यहाँ पर आपको अगेन न्यू कैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये न्यू कैटायन फर्दर तीसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता है और इस तरह से एक लॉन्ग चेन बन जाती है और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम के अंदर आप देखते हैं कि पायरोल के अंदर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है वो देखने को मिलता है, पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो एरोमेटिक यौगिकों की एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर पाइसेक्सटेट प्रेजेंट है, एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है, इस कारण से पायरोल भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो दर्शाता है। पायरोल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अभिलाक्षणिक होगी क्योंकि ये भी एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण द्वारा पाई षष्ठक का निर्माण होता है, अतः यह एरोमेटिक है। पाई षष्ठक की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज है जिस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है, परंतु यह योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाता। जैसे बेंजीन जैसे एरोमेटिक कंपाउंड भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते, उसी तरह से पायरोल में भी एडिशन रिएक्शन आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि पाई षष्ठक की उपस्थिति के कारण पाई बंध किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के मध्य में स्थिर नहीं पाया जाता, अतः इसे नहीं तोड़ा जाता। इसी कारण पायरोल द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाई जाती है, ना कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो यहाँ पे पाई षष्ठक जो है वो क्यों प्राप्त होता है? दो पाई इलेक्ट्रॉनों तथा नाइट्रोजन पर उपस्थित नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकांक इलेक्ट्रॉन योग के विस्थानीकरण से पाई षष्ठक प्राप्त होता है। एरोमेटिसिटी अच्छी होती है और इस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है वो दर्शाई जाती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की स्थिति यदि अपन देखना चाहें तो उससे पहले हम कुछ डिफरेंट जो पोजीशन है सेकंड और फिफ्थ पोजीशन हम जो कि मोर और लेस सिमिलर पोजीशन उनके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है तो उन स्थितियों में जो कार्बोकैटायन बनता है उनका कार्बोकैटायन की हम बात कर रहे हैं तो ये कार्बोकैटायन अनुनाद और स्थायित्व प्राप्त होता है जिसके परिणाम 3 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है। कार्बोकैटायन में प्रोटॉन के निस्तारण द्वारा प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप देखिए बेंजीन में भी जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण से एरेनियम आयन बनता है और एरेनियम आयन फिर प्रोटॉन के एलिमिनेशन के थ्रू सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। सेम टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो शोन हियर। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पोजीशन पे या फिफ्थ पोजीशन दोनों एक जैसी पोजीशन है, वहाँ पे जब अटैक करता है तो यहाँ पर एरेनियम आयन जो प्राप्त हो रहा है दैट इज स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस और यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको प्राप्त हो रहे हैं। फाइनली ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें से जब हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन एलिमिनेट होता है और आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट या प्रतिस्थापित पायरोल प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से C3C4 यानी कार्बन 3 और कार्बन 4 के ऊपर यदि अटैक होता है तो वो भी C3 और C4 पोजीशन भी सिमिलर पोजीशन है, एक जैसी पोजीशन है, आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो उनके ऊपर अल्फ़ा यहाँ पर अपन कहेंगे बीटा पोजीशन के ऊपर आक्रमण और
जो C2 और C5 पर आक्रमण था वो अल्फा स्थिति पर आक्रमण को हम कंसिडर करें, तो बीटा स्थिति या C4 C3 के ऊपर जब आक्रमण हो रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन श्रेणी के आक्रमण द्वारा प्राप्त कार्बोकेटायन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है, दो अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है। कार्बोकेटायन में विस्थानीकरण वी प्रोटोनीकरण के कारण प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं कि जो कटायन प्राप्त हो रहा है दैट इज ऑल्सो स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, बट ओनली टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर, केवल दो अनुनादी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो रेजोनेंस हाइब्रिड है दैट विल एलिमिनेट प्रोटोन हाइड्रोजन एज अ प्रोटोन एंड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, तो प्रतिस्थापित उत्पाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो अल्फा स्थिति पर आक्रमण द्वारा प्राप्त कार्बोकेटायन में तीन अनुनादी संरचनाएं बनती है, जबकि बीटा स्थिति पर आक्रमण से प्राप्त कार्बोकेटायन केवल दो अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है। इस प्रकार अल्फा कार्बोकेटायन का स्थायित्व उच्च होता है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण द्वितीय तथा पंचम स्थितियों पर प्रेफरेंशियली होता है। अटैक कहाँ पे होगा? सेकंड तथा फिफ्थ पोजीशन के ऊपर अटैक यहाँ पर होता है। बाकी की रिएक्शंस जो हैं हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।